उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, युवाओं के दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट डॉक्टर दयाचंद्र दयालु जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। समारोह सारणे की आराधना से किया जाता है, तो मैं सभी आगत अतिथियों से अनुरोध करूंगा माल्यार्पण। बहुत धन्यवाद। मां शारदे का आशीर्वाद हमारे सारस्वत अनुष्ठान को प्राप्त हो गया है। की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक व आज के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपीसी साहब और इस जलसे की जिस शख्सियत की तलाश थी, मेहमान आला मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, आपको प्यार से पब्लिक दयालु कहती है। ये दयालु जो शब्द आपके नाम के साथ चस्पा है, ये कुछ कहानी बयां कर रहा होगा। आप बड़े गर्व की बात है कि आप उच्च शिक्षित है। BHU से आपने बॉटनी में PhD की हुई है। इसके बाद आप हरिचंद डिग्री कॉलेज में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया है।
एक नियर बाई कॉलेज में और प्रधानाचार्य भी रहे हैं। और वर्तमान में आप वाराणसी नगरी स्थित दारा नगर में एक कॉलेज है, डीएवी इंटर कॉलेज, आप वहाँ के प्रधानाचार्य भी हैं। आपको वो शायद वाक्य याद हो जब सर को मंत्री के ओहदे से नवाजा गया। आप उस समय किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे। जब आपका नाम मंत्री के लिए बुलाया गया, सीएम साहब के यहाँ भेजा गया कि उनका पता दीजिए, बड़ी मुश्किल से सर का पता मिला। लेकिन हीरे की पहचान जौहरी ही करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने आपको ढूंढ लिया था कि हीरा कहाँ पर है। आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की खुशबू हमारे लोगों को आपको मंत्री बनाने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों को लगा कि आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को व्यापक लोकहित में, समाज हित में अवश्य उसका लाभ लिया जाए, इसलिए आपका मंत्री पद का दर्जा मिला। आपका अवतरण गाजीपुर की धरती में हुआ है, लेकिन आपकी जो कर्म भूमि है वो धार्मिक नगरी या राष्ट्र की कहे सांस्कृतिक राजधानी बनारस में हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि बनारस में परंपरा है किसी कार्यक्रम को मंगलाचरण से शुरू किया जाता है, तो मैं सर की खिदमत में एक मंगलाचरण भी पढ़ देता हूँ। वहाँ जो भी कार्यक्रम होता है वहाँ मंगलाचरण पहले होता है। ये मेरे अथर्ववेद का एक मंत्र है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम तवो मनान जानताम। अर्थ इसका है, हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हों। ये संदेश हमारा अथर्ववेद देता है। हमारा मुल्क अतिथियों को भगवान मानता रहा है, अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। तो मैं उनका झांसी की सरजमी पर जो लक्ष्मीबाई और फुलकारी बाई की कर्मस्थली रही है, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दिल की गहराइयों से उतर कर स्वागत करता हूँ। आपके आने से हमारे पूरे विश्वविद्यालय का माहौल खुशनुमा हो गया है। उसकी वजह एक और है कि हमारा जो शिक्षक बिरादरी का है, एक शिक्षा के संस्थान में एक ऊंचे ओहदे पर नवाज के आया हुआ है, तो और हमें जो है दुगनी खुशी हो रही है। और इस मौके पर मैं एक शेर भी पढ़ना चाहता हूँ। दिए बुझे हुए हैं, दिए बुझे हैं मगर दूर तक उजाला है। दिए बुझे हैं मगर दूर तक उजाला है। ये आप आए हैं या दिन निकलने वाला है। ये आप आए हैं या दिन निकलने वाला है। और मैं चलता हूँ, मेरे दूसरे जो मेहमान खुसूसी हैं वो शायद किसी परिचय के मोहताज झांसी की धरती पर नहीं है। डॉक्टर हरगोविंद कुशवाहा जी, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के आप डायरेक्टर हैं। दरअसल आप जैसा व्यक्तित्व हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आप राम में बुद्ध और बुद्ध में राम की खोज करते रहते हैं और आपके ज्ञान से विचारों से हम लोग प्रायः लाभान्वित होते रहे हैं। उनका भी मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनके लिए एक शेर भी पढ़ना चाहता हूँ मैं। आग में फूलने फलने का हुनर जानते हैं। आग में फूलने फलने का हुनर जानते हैं। न बुझा हमको कि जलने का हुनर जानते हैं।
न बुझा हमको कि जलने का हुनर जानते हैं। खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। इसके बाद मैं रुख करता हूँ इस कार्यक्रम की जो बुनियाद है प्रोफेसर श्री कुमार कटियार साहब। दरअसल आपका डिपार्टमेंट फूड एंड टेक्नोलॉजी है, इसीलिए मुझे लगता है कि सर का चयन जो है मुख्य अतिथि के लिए किया गया होगा, क्योंकि सर का जो है भी विभाग मिलता जुलता है। और हर दिन अजीज विश्वविद्यालय के वजीर खजाना वित्त अधिकारी जो सौंदर्य और सौद के अप्रतिम उपासक हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। और मेरे बीच सदाबहार एरोडाइट पर्सन प्रोफेसर सुनील काव्या जी हैं, जिनके व्यक्तित्व की रोशनी से हम चमत्कृत होते रहते हैं। चाहे उन्हें नेट का काम दे दीजिए, एनडीसी का काम दे दीजिए, या जो है आजकल और कुछ देख रहे हैं HOD भी है अपने विभाग के आप। तो एक हमारे पास जो है विद्वान टीचरों की मंडली है, कार्य करने में बड़ा मजा आता है। और दूसरी बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, डायनेमिक यशस्वी कुलपति, जिनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयां तय कर रहा है। विश्वविद्यालय का कायाकल्प कर दिया गया है, चाहे वो आधारभूत सुविधाओं को लेकर हो या शैक्षणिक माहौल बनाने में या पढ़ाई कराने में। माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि स्टेट की प्रथम यूनिवर्सिटी है जिन्होंने सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी है जिन्होंने सर्वप्रथम वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। और हमने अपना दीक्षांत समारोह भी संपन्न करा लिया है। और मेहमानों के बारे में तो एक गीत है ना, मैं तो गाना नहीं जानता हूँ। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच, बस थोड़े में गुजारा होता है। तो हम अपने मेहमानों को देवतुल्य मानते हैं और उनकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति हमारे जज्बे हौसले को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके बाद जो ऑडियंस है हमारा, बहुत दिनों बाद ये हाल भरा हुआ है। ये शायद सर के व्यक्तित्व का कमाल है कि आज हमारा पूरा ऑडियंस हाल भरा हुआ है। मेरे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक तो दिन रात छात्रों को उनके व्यक्तित्व को निखारने संवारने में लगे रहते हैं। और आयुष महाविद्यालय यहाँ पर है काशी में, राष्ट्रीय डिग्री कॉलेज है, वहाँ के प्राचार्य अपनी टीम सहित मौजूद है यहाँ पर। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जिनको विश्वविद्यालय की केमिस्ट्री की कीमियागिरी में रुचि बचकर एक अच्छा नागरिक बनना है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और मेरे मुल्क का चौथा खंभा पत्रकार बंधु मीडिया जगत के लोग, मैं उनको भी प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। दरअसल आज एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती है जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये सपूत अपने मुल्क के गुजरात राज्य में 1875 में 31 अक्टूबर को पैदा हुए थे। आप को सरदार की उपाधि मिली थी, तो क्या आपको पता होगा कि सरदार की उपाधि किसको दिया था? किसने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को? दरअसल हुआ ये था कि बारडोली का आंदोलन हुआ था 1928 में। वहाँ पर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत ने जो किसानों से लगान लिया जाता था उसको 30% बढ़ा दिया था। बाकी लोग तो MS जयकर साहब अधिकारी थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि साहब ताप्ती नदी के किनारे वाले किसान बड़े समृद्ध हो गए, इनके मकान पक्के हो गए, इनकी बैलगाड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए इनको कर 30% का कर बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने आपको प्रदान की थी। बाद में औपचारिक रूप से महात्मा गांधी ने आपको सरदार की उपाधि दी। और आपका कार्य क्या था जिस वजह से हम आप ये जन्म जयंती मना रहे हैं? दरअसल जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ उस समय मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। 562 से ज़्यादा रियासतें यहाँ पे थी। सब अलग अलग राज्य थे, सबके अपने अपने राजा थे, कोई एक नहीं होना चाह रहा था। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इस मुल्क के पहले उप प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी रहे, सूचना मंत्री भी रहे और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करता था, राज्यों के मंत्री। तो आपने उन 562 रियासतों को बाई हुक और बाई क्रूक जैसे भी था तो आपने उनका इंटीग्रेशन किया, इसलिए उनके नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। मैं अपने मेहमानों का तहे दिल से खैर वेलकम करता हूं और उनका स्वागत सम्मान करता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राज बहादुर जी, हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय। समय की चूंकि बाध्यता है तो मुझे क्षमा करेंगे और हमारे आदरणीय मंत्री जी को भी कहीं जाना है दूसरे कार्यक्रम में, इसलिए हम लोग बहुत संक्षेप में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने के लिए जो भारत के अंतिम गांव हैं जिनको कि अब प्रथम गांव की संज्ञा दी जा रही है, उन गांवों की संस्कृतियों का वहाँ पर दिग्दर्शन कराया और एक भव्य परेड भी वहाँ पर आयोजित की गई। और इसी तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हमारे विभिन्न संस्थाओं में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर शिव कुमार कटियार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करें। इस राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयाल जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हमारे वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर SP सिंह जी एवं प्रभारी कुलपति जी हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर हरगोविंद कुशवाहा जी, हमारे वित्त अधिकारी श्री वसीम मोहम्मद जी, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक श्री राज बहादुर जी एवं हमारे IQAC डायरेक्टर DSW होटल मैनेजमेंट के हेड प्रोफेसर श्री काबिया जी, विभिन्न संकायों और विभागों से पधारे हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण, पत्रकार बंधु, अन्य अधिकारी एवं छात्र छात्राओं, मुझे संक्षिप्त में सिर्फ कार्यक्रम बताने की दायित्व दिया गया है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या यानी जो कल बीत गया है, उसमें हमारे छात्र छात्राओं ने 6 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एक तो रन फॉर यूनिटी जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसमें 2 स्तर की प्रतियोगिताएं हुई, एक गर्ल्स के लिए सेपरेट और बॉयज के लिए सेपरेट। इसी तरीके से क्विज प्रतियोगिता हुई
जो हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के कृतित्व पर थी। इसके साथ ही निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता, इतनी प्रतियोगिताएं हमारे कल के दिन संपन्न कराई गई। इस प्रतियोगिताओं में जो विजेता है प्रथम द्वितीय, आज उनको माननीय मंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उनके लिए प्रमाण पत्र, ट्रॉफी के अलावा कैश प्राइज भी है। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मैं वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूँ। बस मैं एक अनुरोध करता हूँ, जो उनका व्यक्तित्व था त्याग का, वो त्याग की भावना आज नहीं है। ज़्यादातर जिन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का पद भी त्याग दिया, उनमें राष्ट्र भावना जो थी, किसी भी तरीके से उन्होंने राष्ट्र को एक किया। उनमें सादगी थी, वो सादगी भी हम लोगों में होनी चाहिए। उनमें अपना प्रोफेशनल के प्रति जो लगन थी, डिटर्मिनेशन था, क्योंकि उनके जब पत्नी की मृत्यु हुई उस समय वो वकालत कर रहे थे और उन्होंने मतलब खबर सुनकर भी अपने काम को जारी रखा। तो हमारे जो प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं, उनमें भी अपने प्रोफेशन पर इतना लगाव होना चाहिए। और लौह पुरुष उनको जिसलिए दिया गया है, फौलादी इरादे, दृढ़ संकल्प, ये हमारे छात्रों में होने की बहुत आवश्यकता है, तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच बुंदेलखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर हरगोविंद कुशवाहा जी उपस्थित हैं। बुंदेलखंड के विषय में कुछ भी जानकारी करनी हो तो आपसे मिल लो, जानकारियों का खजाना आपके पास है। ऐसे हमारे विद्वान विशिष्ट अतिथि को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे यशस्वी मंत्री विद्वान परम आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी, मंच पर आसीन आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक और कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एस.पी. सिंह जी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के OSD और हमारे सबसे ज़्यादा अंतरंग स्नेही डॉक्टर कामया साहब, कटियार साहब जो भी आपको मुखातिब थे, R.K. सिंह जी परीक्षा निरीक्षक जी, विस्तृत अधिकारी हमारे अर्जुन साहब, और यहाँ बहुत लंबी फेरे से विचारिया जी और जब कटियार जी नमस्कार देने गए थे तो आज हमारा भी संस्थान का कार्यक्रम था, तो हमने कहा आपके साथ हम भी चले से मंगाना लगे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विद्वजन, आयुष विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण, विद्यालय के सभी प्रोफेसरगण, देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित हॉल में जितने लोग हैं उन्हें सब लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जिन दिनों भारतवर्ष की आज़ादी के पहले 1946 में उत्तरदायी सरकार बन गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और जिस प्रकार की कर्तव्यों को अंग्रेज कर रहे थे और जैसा उन्होंने किया, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो देश का ये स्वरूप आपके सामने ना हो। कई जगह पे ऐसी कंट्रोवर्सी आई, माउंटबेटन ने भी नक्शा पेश किया था, आपको जान के ताज्जुब होगा, आप गहराई से पढ़े। अब झावर भाई पटेल जो उनके पिता थे, आपको शायद सब लोगों को पता होगा कि पटेल साहब के पिताजी रानी झांसी की सेना में एक सिपाही के रूप में रहे हैं। उनकी पुत्री मणिबेन पटेल वहाँ रहती थी जब अकबर रोड, अब तो खासकर देवी जी कलाम रोड हो गया दिल्ली में, तो 2.5 कमरों के मकान में रहते थे। उससे ज़्यादा सीधा साधा और स्ट्रॉन्ग कोई व्यक्ति देश में राजनीति में नहीं हुआ पटेल के मुकाबले।
जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की उन नीतियों से कि आप उनकी बात क्यों मानते हैं। आपको मालूम है माउंटबेटन ने जो नक्शा पेश किया था भारतवर्ष का, उसमें कश्मीर, भोपाल, जूनागढ़ और हैदराबाद को अलग से देश घोषित करने का नक्शा पेश किया था, जिसको पटेल ने अस्वीकार कर दिया था। और बाद में सबको पता है कि कश्मीर को छोड़कर के बाकी 3-4 प्रांतों में जो लूटी दी गई थी, तो निजाम हैदराबाद को किस प्रकार से 262 में पटेल साहब ने विलीनीकरण कराया। जूनागढ़ के उसको किस प्रकार से वो तो पाकिस्तान की घोषणा कर चुका था। तो कश्मीर की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेवारी ली, तो कश्मीर आज भी हमारे लिए थोड़ा बहुत दिक्कत, अगर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 353 खत्म न किया होता तो कितना छोटी खानदानों को नेहरू जी के जो सरपरस्त थे उन्होंने कश्मीर को नष्ट करने में पूरा अपना वजूद। माननीय मंत्री जी वहीं से आते हैं जहाँ प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं और नौजवान हैं। इसलिए पूरे विद्यार्थियों को ये जान करके खुशी होना चाहिए कि पटेल थे, इसलिए अखंड भारत आज हमारे सामने है। 15 वोटों में 14 वोट शादी के लिए डाले गए थे उस समय, दैट टाइम 1 वोट था जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में केवल। उसके बाद महात्मा गांधी ने जबरी मतलब एक दबाव डाल करके सरदार पटेल से कहा कि तुमसे मैं निवेदन करता हूं कि तुम जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में अपना बयान दो गलती है महात्मा गांधी की, अब मैं स्वीकार करता हूँ राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। एक तो सीताराम पटरा भैया के मुकाबले सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष का, उनसे इस्तीफा गांधी जी ने दिलवाया नेहरू जी के प्रेम पर, और पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो देश की कोई समस्या नहीं होती। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम जन्मभूमि के इशू पर 50 लाख कत्ल हुआ, वो कितनी राजनीति करते रहते लोग। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कटिहार साहब में कह रहे थे कि बारडोली में लगान की कीमतें बढ़ा देने पर सारे किसानों ने गुजरात में उनको अपना सरदार चुना था। इसलिए सरदार, यद्यपि दोनों भाई विठल भाई पटेल भी 12 थे, वो भी 12 थे, दोनों पढ़े लिखे सबसे ज्यादा। और जैसा हमने बताया कितने गंभीर और मतलब सेंटिमेंटल थे वो कितने अपने कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा थी कि जब वो एक मुकदमे में बहस कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने पर्ची दी कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, तो पर्ची उन्होंने जेब में डाल दी और मुकदमे की जो बहस करते रहे। बाहर लोगों ने पूछा कि ये आपके पास मैसेज आया था, क्या था? उन्होंने कहा हमारी पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन मैं क्योंकि जिस मुवक्किल का अपना प्रतिनिधित्व करके उसके मुकदमे की पैरवी कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसके प्रति समर्पित था। ऐसे लोग कम मिलते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं तो आपके बीच में आते जाता रहता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में जो अपने आप को देश का चौकीदार और जनसेवक कहता है, आचार्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इतनी बड़ी प्रतिमा जो अमेरिका की वो जो कौन सी प्रतिमा लगी है उसके टक्कर की प्रतिमा है वर्ल्ड में, पटेल को सही इज्जत मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, इसलिए उनको धन्यवाद देना। इसलिए दोस्तों सरदार पटेल की जो नीतियां थी, सरदार पटेल का जो सोच था, थिंकिंग थी, वो बहुत देश के बताओ 562 रियासतों का विलीनीकरण कराया सरदार पटेल ने। इसलिए एकीकृत का उनको दर्जा जाता है और वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री थे पहले और अपना इस्तीफा जेल में डाल के चला करते थे। वो उनका उदाहरण केवल चौधरी का आता है राजनीति में कि जो अपना इस्तीफा जेल में डाल के करते थे। इसलिए प्यारे बच्चों, तुमसे हमें यही निवेदन करना है, तुम्हारे बुंदेलखंड की तो साथ हो तो हो ही, आगे चल करके तुम कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, मंत्री बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे। सरदार पटेल की जीवन को गंभीरता से पढ़ना, उनके पद्धतियों पर चलना। अगर तुमने ऐसा किया तो है हमें विश्वास पूरा, हम सफल हो जाएंगे और जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे और रात काली बादवार का क्या करेगी बीच का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। पटेल के रास्ते पे चल करके ये देश विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं झांसी की धरती पर माननीय दयालु जी का, विशाल जी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये कहता हूँ आपसे कि वो कविता तो लिखी गई थी झांसी की रानी के बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि सिंहासन लुटे राजवंश होने मृत्यु गाली थी और बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी थी और घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी और बुंदे ने हर मनों के में हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन
ये कब तक 1857 में लिखी गई, जिससे सुभद्रा कुमारी चौहान अमर हो गई। लेकिन आज मंत्री जी के नेतृत्व में ये इतना भव्य कार्यक्रम पटेल जी के ऊपर मनाया गया है, जिसमें काफी आजाद एसपी जी, बिसारिया जी, सरकारी जी और सभी विद्वान लोग बैठे हैं। मैं 4 लाइनें पढ़ करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। वो तुम्हारे ऊपर लागू होती है कि जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, फिर भड़क उठेगी विरोध जाल जब झांसी वाली रानी में। मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी वासी तो है, और झांसी वाली रानी ना सही, रानी वाली झांसी तो है। जब रानी वाली झांसी है तो रानी वाली झांसी के सिद्धांत पर आपको चलना है और पटेल के नीतियों को देश के समक्ष रख करके अपने जीवन में उतारना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं बुंदेलखंड का एक बढ़िया, आज अच्छा लग रहा इसलिए 2 लाइनें आपको सुनाए देते हैं बुंदेलखंड की, बुंदेली लाइनें। मंत्री जी भी सुन लेंगे उसको, वो पूर्वांचल से आते हैं। कैसा लग रहा है आज यहाँ बैठे हैं आप लोग? आप लोग विवाह में गावजार की जब बटियाले गुजार पक्किया गाँव या कुछ कराया हो या टीका भी कर 2 लाइनें गाई जाती है। 2 लाइनें और 1-2 आके के अपनी बात खत्म करता हूँ। कैसा लग रहा है आज? उसकी धुनाई कितनी अच्छी है मंत्री जी बुंदेलखंड की। कैसा लग रहा है इस माहौल में आज? अब यार किसी कह रहे थे कि गौतम बुद्ध में आप बोलते नहीं, हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जिन्होंने उनके पिता ने 3 किले बनवाए थे, बरसात का, जाड़े का, गर्मी का, वो आदमी निकल गया घोड़े से अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ते हुए। हम आपके कहने से ये भाषण दे रहे थे, बुद्ध का नहीं है मन, लेकिन आपने हमें डायलॉग दिया था बाहर ना इधर उधर की तुम बात करिए बता, तो हमने कहा वही सीन न पढ़ देंगे तो मंच में, तो आपने अच्छा नहीं पढ़ा। इसलिए मित्रों, मैं जो धुन गा रहा था उसकी लाइनें क्या है आप सुनिए आप लोग प्रोफेसर। सो आज मोरे अंगना में रंगे बरसत, रंगे बरसत है, बुलाने उड़त है। हम चाहते हैं कि अनवरत आगे आने वाले समय में जैसा आज का दिन है, जय दिन जाए आनंद में, जीवन को फल सो, और जैसो दिन है आज को ऐसो ही दिन हो। जय तो मिले कमल के करते लगा, फर्क लुत्फे में जिनके मेहमान हो, और जिस जगह पे पसीना करे आपका उस जगह पे मेरी जान कुर्बान हो। जय जय भाई। झांसी की रानी का जिक्र किए बिना पूरा नहीं होता, और हम सब जानते हैं कि झांसी की रानी काशी की थी। झांसी की रानी का जिक्र किए बिना कोई भी इतिहास पूरा नहीं होगा। और हम सब जानते हैं कि झांसी की रानी काशी की थी, वहाँ उनका जन्म हुआ, क्रीड़ा स्थली रही है, और माना जाता है कि जिसने काशी में पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, वो विद्वान हो गया, और जिसने काशी में जन्म ले लिया वो महाविद्वान हो गया। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे सभी अतिथि काशी से कहीं न कहीं संबंधित हैं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर एसपी सिंह जी काशी से ही अध्ययन करके यहाँ आए हैं, और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का तो काशी में जन्म ही हुआ है, और आपने वहाँ डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, और हमारे पूरे प्रदेश के निवासियों को खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदु से जोड़ रहे हैं, और औषधियों का जो विषय है वो भी उनके कार्यक्षेत्र में आता है। निश्चित रूप से आपकी विद्वता का लाभ, आपके ज्ञान का लाभ प्रदेश सरकार के माध्यम से आप हमारे पूरे प्रदेश को दे रहे हैं। मैं ऐसे विद्वान मुख्य अतिथि को हमारे बीच पाकर धन्य हूँ। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। उनके जन्मदिन पर आज हम सभी महारानी लक्ष्मीबाई के इस नगरी झांसी में एकत्र हुए हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे इस विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह जी, जिनके बारे में कहा गया कि उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई, वो हमारे सीनियर थे, लेकिन उनका घर भी काशी में है। सटा हुआ जिला है चंदौली, वहीं के वो मूल निवासी है। श्री वसीम मोहम्मद जी वित्त अधिकारी
डॉक्टर हरगोविंद कुशवाहा जी दर्जा प्राप्त मंत्री, जिनके विचारों को अभी आपने सुना, प्रोफेसर शिव कुमार कटियार जी जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, राज बहादुर सिंह जी परीक्षा नियंत्रक, प्रोफेसर सुनील कुमार काव्या जी निदेशक IQAC, इस विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकगण, शिक्षिकाएं बहनें और अलग अलग विषयों में शिक्षा ग्रहण करने आए इस देश के कोने कोने से हमारे नौजवान छात्र छात्राएं, सबसे पहले तो आप सबको राष्ट्रीय एकता के इस पावन पवित्र दिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को आपने इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं पिछले लगातार 20 से 25 दिनों से आपके बगल के जिले दतिया में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो वही प्रवासी के तौर पर लगातार दिनों से काम कर रहा था। अभी मुझको जब जानकारी हुई कि यह कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित हो रहा है, तो मुझको लगा कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं है कि आपके बीच में जाकर आपसे मिलूं और आपकी बातें सुनो। जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आज आपको यहाँ, जिनके जीवन परिचय को बताया गया बार बार कि 31 अक्टूबर सन 1875 को जिस महापुरुष का जन्म हुआ, अंग्रेजों ने जब इस देश को आजाद किया तब यह देश छोटी छोटी न जाने कितनी हजारों रियासतों में बटा हुआ था। 562 रियासतों का, राजा महाराजाओं का अगर इस देश में कोई एक व्यक्ति विलय करा सकता था तो उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी जिक्र हुआ बरडोली आंदोलन का, बरडोली के सत्याग्रह में उन्होंने जिस तरीके से उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, जिस तरीके से उन्होंने कुशल प्रबंधन से उस नेतृत्व की कमान संभाला, तो उनको सरदार की उपाधि दिया हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ये सरदार शब्द उनके नाम से, सरदार या अथवा लौह पुरुष, उनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। कैसे कोई एक सामान्य घर में, गरीब परिवार में, किसान के परिवार में जन्म लेकर एक व्यक्ति लौह पुरुष बन जाता है? कैसे कोई एक व्यक्ति इस देश का सरदार कहा जाता है? एक सामान्य पढ़ाई वाले 18 वर्ष की शादी उम्र में जिनकी शादी हो चुकी हो, 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने मैट्रिक पास किया हो, लेकिन पढ़ने की अंदर में इच्छा थी और वो कानून की पढ़ाई अपने स्रोतों से, परिवार बहुत गरीब था। इनके पिता के बारे में भी बताया कुशवाहा जी ने कि उनके पिता महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में काम करते थे। उनसे भी, उनका भी कैसा रिश्ता था इस झांसी से। और मैं जिस धरती से आया हूं, बनारस, काशी, वाराणसी, मैं पहली बार जब झांसी आया था, नई किले के सामने एक सभागार में कार्यक्रम चल रहा था। मैंने उस दिन लोगों से कहा कि मैं महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली काशी से आया हूँ, तो कुछ लोग उसमें आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। ये बड़ी पुरानी बात है, 20 से 25 साल, 30 साल पुरानी बात हो सकती है। उस दिन बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि क्या महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान, बचपन में जिनका नाम था मनु और मणिकर्णिका, उनका बड़ा जो पूरा नाम कहते हैं वो मणिकर्णिका था। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज उनके जन्मस्थली से, काशी से चलकर आपके बीच में उनके ससुराल में आने का अवसर मिला है। तो अभिभूत हूँ आपके इस कार्यक्रम में आकर। साथियों, अगर यह देश अखंड न होता, एकता का यह जो काम उन्होंने किया, 25 जून सन 1947 को जब सरकार बन गई तो उनके जिम्मे यह, जब महात्मा गांधी जी ने यह काम सौंपा कि उनको देश को एक करना है, सारी रियासतों को एकजुट करना है, तब उन्होंने एक राज्य समिति बनाया और जिसके वीपी मेनन सचिव हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने फिर क्रमवार तरीके से, अभी बार बार लोगों ने, वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने कैसे प्यार से, मोहब्बत से, जबरदस्ती कह के
बिना सेना का प्रयोग किए, कहीं भी न पुलिस लगी न सेना लगी। कल्पना करिए कि कैसा अदम्य साहस था उनके अंदर, या उनकी बातों में कितना दम था कि जैसे जैसे वो चाहते रहे वैसे सारे राज्यों का मिलन होता चला गया, उन रियासतों का। आज हम जिस देश में बैठे हैं वो अखंड भारत है। आपको याद है समुद्रगुप्त की सीमाएं ईरान तक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कभी यह देश एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन समय समय पर सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों के शासन के काल में हुआ। हम बार बार टूटे, हमारा बंटवारा जो आखिरी बंटवारा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो अंग्रेजों के समय हुआ। लेकिन 200 सालों में उन्होंने न जाने कितने क्षेत्र को, अफगानिस्तान को और देश के तमाम ऐसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जितने देश हैं, कंबोडिया, मॉरिशस, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब ऐसे देश हैं जिनमें कभी न कभी भारतवंशियों का शासन रहा। थाईलैंड में 1200 साल तक एक भारतवंशी रामास, जिनका नाम है राम से वंश का शासन था 1200 साल तक। कंबोडिया में जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वो किसी हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है, वो कंबोडिया में है, जिनका नाम आपने सुना होगा अंकोर वाट। क्योंकि भारत का शासन उस कंबोडिया देश में बहुत 100 सालों तक था, तो उसके चलते वहां के जो मंदिर बने वो भारत के तमाम बड़े बड़े मंदिर, जिसमें अंकोर वाट का मंदिर यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है। हमारी सीमाएं अनंत हुआ करती थी, विस्तार बहुत था इस देश का। अतीत कैसे दोहराता है कि जो भारत कभी बहुत बड़ी सीमा वाला, हमने कहा कि समुद्रगुप्त की सीमाएं इस देश की सबसे बड़ी सीमाएं थी, तो आज ठीक है हमारी सीमाएं बड़ी नहीं है, लेकिन आज भारतवंशियों का बोलबाला जिस तरीके से दुनिया में बढ़ा है। अभी आपने देखा कि G20 देशों का सम्मेलन, जिसका मुखिया, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी है, जो काशी से सांसद चुने जाते हैं, उसी संसदीय नगरी का रहने वाला हो। आपको निश्चित ही गर्व का अनुभव होता होगा जब G20 जैसे देश कि दुनिया की जीडीपी का 85% और दुनिया की इकोनॉमी का 80% इन्हीं 20 देशों में शामिल है। आज उस देश का मुखिया भारत बन रहा है, उसकी अगुवाई भारत करता है। दुनिया के G7 देश जो सबसे शक्तिशाली 7 देश हैं, उनमें भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भारत को आमंत्रित किया जाता है। ये बदला हुआ भारत है, ये उस सरदार पटेल की जो नीतियां थी, सरदार पटेल का जो सपना था, उन्हीं को आगे उसी गुजरात के मांझी में पैदा हुए वंश, उनके लाल कह सकते हो आप, नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जिनकी अगुवाई भारतवंशी लोग कर रहे हैं। मेरी बात सुन के आपको आश्चर्य होगा। सिंगापुर की राष्ट्रपति, आयरलैंड के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, सेशेल्स के राष्ट्रपति। आप इन देशों को आप जब देखिएगा, अमेरिका जैसे देश की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, और जिनके हम 200 साल गुलाम हुआ करते थे, उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आप भारतवंशी है, जिसका नाम है ऋषि सुनक। तो कहीं न कहीं से अतीत दोहरा रहा है भारत का। इतना शानदार और वैभवशाली अतीत भारत का था। दुनिया कहीं न कहीं से, अगर कभी देश कोलंबस दुनिया की एक यात्रा पर निकला तो वो भारत खोजने निकला, जिसने अमेरिका की खोज किया। वास्को डिगामा तो भारत तक आया था स्पेन से चलकर। कल्पना करिए कि क्यों दुनिया के दूसरे देश भारत को खोजना चाहते थे, क्यों भारत को देखना चाहते थे, क्यों अल-बर्नी ने, क्यों दुनिया के दूसरे देशों के इतिहासकारों ने भारत के वैभव का वर्णन किया। आज से हजारों वर्ष पूर्व नालंदा में 20,000 हॉस्टलर विद्यार्थी, अभी हमारे कुलपति महोदय कह रहे थे कि 10,000 बच्चे हमारे इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे आपके एफिलिएटेड कॉलेजों में पढ़ते हैं। कल्पना करिए कि नालंदा और तक्षशिला का वैभव था उस समय, तो कैसा यह देश था जब दुनिया के दूसरे देशों के लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे।
जब आप कभी वेदसांग फाहियान और अनबरनी को पढ़िएगा तब आपको लगेगा कि भारत का वैभव, हम नहीं कहते, हम कहेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, ये चीनी इतिहासकारों ने, जो चीनी के यात्री यहाँ इस देश में आए, उन्होंने भारत के वैभव का वर्णन किया है। आज दुनिया के यहाँ सारे नौजवान बैठे हैं, यहाँ इंजीनियरिंग के भी बच्चे बैठे हैं। आपको मेरी बात को सुनकर आश्चर्य होगा कि अगर आप जानते होंगे दुनिया के सबसे ज्यादा 300 बड़ी कंपनियों में 60 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और दुनिया की जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनके सीईओ भारतवंशी, भारत की मां के बेटे हैं। जिस किसी का नाम, अगर आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ, आपने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला का नाम सुना होगा, शांतनु नारायण का नाम आपने सुना होगा, आपने फ्रांसिस्को डिसूजा का नाम सुना होगा, आपने संजय मेहरोत्रा, संजय शर्मा का नाम सुना होगा। ये वो नाम है जिनको मैं आपसे बता रहा हूं, आप सर्च कर लीजिएगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो टॉप 10 कंपनियां हैं, आपने इंदिरा नूरी का नाम सुना होगा। आप कि वो नाम है जो भारतवंशी है, जो भारत के किसी गरीब गांव में कहां पैदा हुए, जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी सामान्य पढ़ाई करके वो जाके दुनिया के दूसरे देशों में, अभी कल में पढ़ रहा था यहाँ के दैनिक भास्कर में कि वर्तमान में दुनिया के जो सबसे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें इंग्लैंड के 10 विश्वविद्यालयों में 23,000 भारतीय बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है पढ़ाई के लिए, और जो श्वेत बच्चे हैं, जो उनके अपने देशों के बच्चे हैं, उनकी संख्या 22,000 है। दुनिया के दूसरे टॉप 10 दो बड़े कॉलेज हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड में 7,998 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और जबकि इन दो विश्वविद्यालयों में, और जबकि श्वेत बच्चों की संख्या 6,000 कुछ है। अर्थात वहां भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, हम अश्वेत कह सकते हैं, हम भारतवंशी कह सकते हैं। आज हम उनके भी देश में पढ़ने वाले संख्या के मामले में श्वेत से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के, कि वो बदला हुआ देश है जिनको कभी लोगों ने गरीबी और गुर्बत के चलते जानते थे। हम जरूर गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज का भारत 1,48,000 हमारे बच्चों ने सिर्फ इंग्लैंड में एजुकेशन वीजा अप्लाई करके वहां पढ़ने के लिए योग्यता पाया है। पिछले वर्ष 1,40,000 बच्चों ने पढ़ा, इस वर्ष 1,48,000 बच्चे, जब से ऋषि सुनक वहां देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने वीजा नियमों में ढील दिया है, उसके चलते ब्रिटिश जाके पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। निश्चित ही ये बातें सुन के आप जैसे लोगों को, इन बच्चों में बैठा हुआ, निश्चित ही कोई बच्चा सत्य नाडेला बनेगा, कोई बच्चा जाके शांतनु नारायण है, तो कोई इंदिरा नूरी बैठी है यहाँ। कोई नहीं जानता कि भारत के बच्चे कितनी, दुनिया के सबसे ज्यादा जिन पर भरोसा संसार करता है। हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन हम अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। जब अमेरिका में मैथ के ओलंपियाड होते हैं तो उनके टॉपर बच्चे हिंदुस्तान के होते हैं। अजय बंगा विश्व बैंक का कौन है डायरेक्टर? अजय बंगा कौन है? भारत के लाल है, भारत के बेटे हैं। तो दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाओं में 3 करोड़ भारतवासी दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, और सिर्फ हम रहते नहीं है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिकन से ज्यादा कमाई भारतवंशियों की है। मेरी बातें सुन के आपको आश्चर्य होगा। कनाडा की संसद में 14 सांसद और उनके कैबिनेट मिनिस्टर, 7 कैबिनेट मिनिस्टर हैं कनाडा की संसद में। हम सिर्फ दुनिया के दूसरे देशों में रहते नहीं है, हम दूसरे देशों की गुलामी को भी प्रभावित करते हैं। तो ये भारत का गौरवशाली भारत है। अतीत का भारत कैसा था, वर्तमान का भारत कैसा है, इस बदले हुए भारत में हम ऐसे नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अभी कहा गया हमारे तो जब उन्होंने एक ऋचा का वर्णन किया, स्वागत भाषण करते हुए हमारे
उन्होंने अथर्ववेद की एक ऋचा का उद्बोधन किया। मैं भी जिस विधा का मंत्री हूँ, आयुष का मंत्री हूँ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योग, स्वरिक्पा और सिद्धा, ये 7 विधाएं हैं जिनको मिलाकर आयुष का मंत्रालय इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 नवंबर 2014 को बनाया है। खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन और आयुष, इन विभागों का मंत्री हूँ, काशी का रहने वाला हूँ। अथर्ववेद की उपशाखा मानी जाती है आयुर्वेद। कितना पुराना है वेदों की रचना, आपको पता है कि हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किया था, और उस अथर्ववेद की उपशाखा के रूप में आयुर्वेद का वर्णन है। हमारे ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है। तो ऐसे अतीत का भारत, निश्चित ही मेरे जैसे व्यक्ति को गौरव का अनुभव होता है कि काशी का रहने वाला हूँ। इस नगरी में इसी आयुर्वेद की ईश्वरी जो देवता माने जाते हैं धन्वंतरी, उनके मानवीय अवतार के रूप में काशी नगरी में देवदास जी का जन्म हुआ, जिनके योग्य सुपुत्र, उनके योग्य शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत, जिनको दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है। उन्हीं की नगरी काशी से आया हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और निश्चित ही आप सबको आज के दिन, कुछ नौजवान हैं जिनको बहुत सारी बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि क्यों अपना वक्त जाया करो, लेकिन ऐसी बैठकों में, ऐसे कार्यक्रमों में जब आप सरदार पटेल के बारे में जानेंगे तो कैसे एक बैरिस्टर जिन्होंने अपनी पढ़ाई जाके ब्रिटेन में किया और वो चाहते तो जिंदगी भर एक बढ़िया कैप लगा के, सूट बूट पहन के बहुत पैसा कमा सकते थे। वो जब बैरिस्टर बनने के पहले भारत में भी गुजरात में एक अच्छे वकीलों में उनकी गिनती होती थी, लेकिन बैरिस्टर बन के जब इस देश में लौट के आए तो उनका वास्ता पड़ा दूसरे बैरिस्टर महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी जी के बारे में भी आपको पता है कि वो भी बैरिस्ट्री करके वापस लौटे थे। वो भी चाहते थे बहुत अच्छी जिंदगी जीते, लेकिन गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत माँ को आजाद कराने के लिए गुजरात के इन दोनों महान नेताओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 4 जनवरी सन 1932 को सविनय अवज्ञा के आंदोलन में 2 वर्ष 3 माह तक महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल दोनों लोग जेल में थे। कभी की दोस्ती, कभी का रिश्ता। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो उनकी प्रगाढ़ता थी, उसी को लेकर वो इस देश के, जब देश आजाद हुआ तो इस देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री बने, और उनके कार्य आपके सामने हैं। आज हम इस आजाद हवा में सांस लेते हैं तो निश्चित ही किसी ने कहा है कि क्या यूं ही फिर मिलाए हैं मंजिल के रास्ते। लाखों, ये जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है ना, लाखों चिराग खूने शहीदा से आए हैं। लाखों कुर्बानियों के बाद आज हम आप सभी इन खुली हवा में सांस लेते हैं। तो आइए हम, ये हमारे लिए कितनी बड़ी पर्सनालिटी है इनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज उनकी मूर्ति पे आपने सुना कि जिनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सच उनका कद इतना बड़ा था भारत के लिए कि आज उनकी स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का भी सौभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिला, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ऐसी स्टैच्यू बनाया। तो 2 लाइनें कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस देश के न जाने कितने शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया। शहीद भगत सिंह जी का एक शेर है कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तो अपने जानों की कुर्बानी देकर भी ये लोग हमेशा इस देश में अमर रहेंगे। आइए आज उन शहीदों को नमन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी, आपके प्रेरक कथन ने निस्संदेह हमारे विद्यार्थियों में, मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगा कि आप सरदार पटेल की जो जन्मभूमि करमसद है और केवड़िया में जहाँ पर सरदार सरोवर डैम पर पटेल जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, एक बार जगह इतिहास
सरदार पटेल का देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर वहाँ पर रहने की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से वहाँ जाकर एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना अपने आप में पैदा होती है। सरदार पटेल जयंती की पूर्व संध्या पर विभिन्न विभागों में जो प्रतियोगिताएं हुई थी उनकी शुरुआत प्रातः 8 बजे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेट पर रन फॉर यूनिटी प्रतियोगिता से हुई थी, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे जी और झांसी के यशस्वी एसएसपी श्री राजेश एस जी ने हरी झंडी दिखाकर किया था।